हाय गाइज, तो आज की वीडियो लेक्चर में फेजर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, वो है फेजर्स। तो यहाँ पे पहले फेजर की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको समझना थोड़ा इजी रहेगा। ए फेजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर that represents the amplitude and phase of a sinusoid तो जो फेजर है उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जो साइनोसाइड है उसका एम्पलीट्यूड और जो उसका फेज है इसकी इन्फॉर्मेशन फेजर में होती है। फॉर एग्जांपल, साइनोसाइड वी ऑफ टी इक्वल्स टू वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ वी एम ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई। आई थिंक ये चीज़ें आपको पता है। जैसे ई की पावर जे थीटा होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। ओके, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस। तो ये यूलर आइडेंटिटी आपको पता होगी, तो उसी बेस पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे जो वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई है, तो यहाँ पे अगर रियल पार्ट देखेंगे तो वी एम और ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी प्लस फाई प्लस जे साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे क्या कोस, इसका मतलब हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, इसका रियल पार्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो वी ऑफ टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ वी एम ई की पावर जे फाई ई की पावर जे ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखिए जो वी ऑफ टी है, इसमें जो वी एम है ये क्या है, वी ऑफ टी का एम्पलीट्यूड, ये क्या है एम्पलीट्यूड, और जो फाई है ये क्या है फेज। तो केवल ये जो इन्फॉर्मेशन है एम्पलीट्यूड और फेज की, वो केवल इस पार्ट में है, इसलिए हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फेजर। जैसे वी ऑफ टी को अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट, और ये क्या है, ये वी एम ई की पावर जे फाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मान लो मैंने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ई की पावर जे ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो एक कैपिटल वी है ये क्या है, ये ई की पावर जे फाई और वी एम, ये क्या है, ये फेजर है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेजर। तो आई थिंक ये आपको पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन सी फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसी फेजर को हम पोलर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं वी एम एट एन एंगल फाई। ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। जैसे मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख देता हूँ, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आयोटा की जगह क्या यूज़ करते हैं, जे, आई फॉर करंट। तो इसको रेक्टेंगुलर बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म। और इसको आर एट एन एंगल फाई लिखें तो इसको क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। और इसी को आर ई की पावर जे फाई लिखें, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे जो हम फेजर को रिप्रेजेंट करेंगे वो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में हम फेजर का जो कॉन्सेप्ट वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो आपको जब हम सर्किट सोल्व करेंगे तो वहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा कि जो कैलकुलेशन है वो फेजर डोमेन में करना बहुत ही ईजी होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम सर्किट सोल्व करेंगे, एसी सर्किट जब सोल्व करेंगे तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे जो अपना मेन मोटो है वो क्या है अभी,
कि हमें केवल फेजर को रिप्रेजेंट करना सीखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वी ऑफ टी, ये किस में है, ये है टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या है, टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। और इसको अगर फेजर डोमेन में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या लिखेंगे, वी एम एट एन एंगल फाई, क्योंकि फेजर में केवल दो इन्फॉर्मेशन होती हैं, एम्पलीट्यूड एंड फेज। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो और साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम रियल पार्ट ले रहे हैं, वहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं। तो एक्चुअली में जब सर्किट सोल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कि फेजर है क्या, तो जब सर्किट सोल्व करेंगे उस टाइम पे आपको ये बहुत ईजी लगेगा। ओके, तो यहाँ पे अब एक नोट पॉइंट देखिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नोट, पहली बात कि हमने जो यहाँ पे फंक्शन लिया है वो कोसाइन फंक्शन लिया है, क्या यहाँ पे साइन फंक्शन होता है तो क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले वी टी लिखते हैं साइनोसाइडल, जिसको कोसाइन फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, मीन्स जो हम रेफरेंस फेजर ले रहे हैं वो कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे साइन फंक्शन की फॉर्म में तो भी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमें डी वी बाई डी टी, इसको हमें फेजर फॉर्म में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से किया जाए इसको, तो यहाँ पे देखो, पहले इसको फेजर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी एम एट एन एंगल फाई, जिसको मान लीजिए हमने कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे देखो डी वी बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, माइनस वी एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब इसको किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, कोसाइन फंक्शन में, क्योंकि जो हमने रेफरेंस फंक्शन माना है वो कोसाइन मानना है, इसलिए इसको कोसाइन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी एम ओमेगा कोस ऑफ 90 प्लस थीटा। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे फेजर फॉर्म में, वी एम ओमेगा एट एन एंगल, क्या लिखेंगे बोलो इसको, 90 प्लस फाई। अब आपको पता है कि जो 90 डिग्री है ये कहाँ से आ सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक इमेजिनरी नंबर लिखूँ j, तो इसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 e की पावर j 90 डिग्री, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो 90 डिग्री आया है उसको हम j से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको इनिशियल फेजर के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वी एम एट एन एंगल फाई लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री को हम क्या लिखेंगे j, और यहाँ पे क्या आएगा वी एम और ओमेगा एट एन एंगल फाई। तो क्या आ गया ये j ओमेगा इनिशियल फेजर v, यानी कि जो इनिशियल फेजर है उसको j ओमेगा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर इस तरीके से इसमें समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे यहाँ पे j कहाँ से आ गया, यहाँ पे पोलर फॉर्म से अगर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसको प्रॉपर लिख देते हैं कि यहाँ पे जैसे डी वी बाई डी टी हमने लिखा वो क्या आ गया, माइनस वी एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, वी एम ओमेगा कोस ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ वी एम ओमेगा ई की पावर j 90 प्लस ओमेगा टी प्लस फाई।
तो यहाँ पे जो फेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है और एम्पलीट्यूड की वी एम ओमेगा, ये तो एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है इस फंक्शन के लिए, और ई की पावर जे 90 + 5 ये फेज है, और ई की पावर जे ओमेगा टी, तो ये क्या है जो डेरिवेटिव है इसका फेजर। तो ये फेजर क्या आ गया, वी एम ओमेगा ई की पावर जे 90 ई की पावर जे 5, ई की पावर जे 90 क्या होता है जे, यानी जे ओमेगा वी एम ई की पावर जे 5, ये इनिशियल फेजर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं जे ओमेगा और जो इनिशियल फेजर है वी, ये। तो यहाँ पे क्या करना है, जो इनिशियल फेजर है उसको जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो उसका डेरिवेटिव है उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए कि डी वी बाई डी टी, ये किस में है, टाइम डोमेन में। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा ये। इसको फेजर डोमेन में किस तरीके से लिखेंगे, जे ओमेगा और जो इनिशियल फेजर है वोल्टेज का उसको, तो ये क्या है फेजर डोमेन, तो इसको याद रखो। और इसी तरीके से जो इंटीग्रेशन है इसमें क्या करते हैं डिवाइड, इसका प्रूफ भी सेम लाइन पे आप कर सकते हो। वी ऑफ टी डी टी, ये क्या है टाइम डोमेन, और इसको फेजर डोमेन में क्या लिखेंगे, जो इनिशियल फेजर है किसका वी ऑफ टी का वो अपॉन जी ओमेगा, ये क्या है फेजर डोमेन। तो अब इन कॉन्सेप्ट के बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है, यूजिंग फेजर अप्रोच डिटरमाइन द करंट आई टी इन ए सर्किट डिस्क्राइब्ड बाय द इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को आई ऑफ टी फाइंड करना है। तो ये देखिए जो फेजर अप्रोच है इससे इस क्वेश्चन को करना कितना इजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो इसको देखो फेजर में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मान लो कि जो आई ऑफ टी है इसके फेजर को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने वी ऑफ टी बराबर वी एम कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, इसका फेजर क्या था वी एम एट एन एंगल 5, इसको जैसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया था ना, इस तरीके से यहाँ पे जो करंट आई टी है इसको हम कैपिटल आई फेजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इस टाइम डोमेन इक्वेशन को हम फेजर डोमेन में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको 4i प्लस इसको हमने बताया था कि इंटीग्रेशन आई टी डी टी को हम किस तरीके से लिखेंगे, जो आई टी का फेजर है वो अपॉन जे ओमेगा -3, और डी आई बाई डी टी को किस तरीके से लिखते हैं जे ओमेगा, और जो आई का फेजर है, आई का फेजर क्या है कैपिटल आई इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखिए आप जिस तरीके का रेफरेंस मानेंगे उसी रेफरेंस में हमें आंसर लिखना होगा। अगर हम कोसाइन फंक्शन को रेफरेंस मान रहे हैं तो लास्ट में जो आंसर देंगे वो कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में ही देंगे। तो यहाँ पे हम कोसाइन फंक्शन को ही रेफरेंस मान रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे फेजर में 50 एट एन एंगल 75 डिग्री। तो यहाँ से हम इजीली जो कैपिटल आई है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी है, हेयर ओमेगा इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे ओमेगा क्लियरली देख सकते हो 2 है, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आएगा 4i प्लस यहाँ पे आएगा 4/j इंटू आई माइनस 6ji इक्वल्स टू 50 एट एन एंगल 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 -j4 -j6 इंटू आई इक्वल्स टू 50 एट एन एंगल 75 डिग्री।
तो यहाँ से कैपिटल आई है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 50 एट एन एंगल 75 डिग्री अपॉन 4 माइनस J10। तो अब इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट करोगे तो पोलर फॉर्म में क्या आएगा 4.642 एट एन एंगल 143.2 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इस फेजर को हम टाइम डोमेन में लिखें IT की फॉर्म में तो एम्पलीट्यूड क्या होगा 4.642 और जो आंसर है वो कोसाइन फंक्शन में आएगा क्योंकि रेफरेंस किस में माना था कोसाइन में। फिर क्या आएगा ओमेगा टी, वो कितना था 2t, क्योंकि फेजर से हम केवल दो ही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं एम्पलीट्यूड एंड फेज, बाकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो फंक्शन है वो सेम रहता है। तो फंक्शन क्या था जिसको हमने रेफरेंस फंक्शन माना था कोसाइन और फ्रीक्वेंसी क्या थी 2 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ पे फेज कितना है 143.2 डिग्री। तो ये IT का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आपने देखा कि कितना इजी है फेजर डोमेन में इस इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। लेकिन ध्यान रखिए कि ये कौन सा सोल्यूशन है, ये ओनली स्टडी स्टेट सोल्यूशन है, मीन्स एक तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्योंकि जब हम ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स देखते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखते हैं उसमें जो फोर्सिंग फंक्शन होता है उसको हम क्या रखते हैं 0, लेकिन यहाँ पे हमने विद फोर्सिंग फंक्शन कैलकुलेट किया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो सोल्यूशन आया है ये ओनली स्टडी स्टेट सोल्यूशन है, ठीक है। और आपको पता है कि स्टडी स्टेट सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कोई इनिशियल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो फेजर रिलेशनशिप है सर्किट एलिमेंट्स के रिगार्डिंग उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो फेजर का कॉन्सेप्ट बस केवल इतना समझ में आना चाहिए आपको कि फेजर को बस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और जो सोल्यूशन लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं बस। बाकी जब सर्किट सोल्व करेंगे तो वहाँ पे आप फेजर से काफ़ी फेमिलियर हो जाओगे। वो एक तरीके से जिस तरीके की कैलकुलेशन हम DC सर्किट में करते थे सेम लाइन पे यहीं पे वही कैलकुलेशन होगी। बस यहाँ पे जो थोड़ी कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चलेगी, तो यहाँ पे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसका यूज़ करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।